गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए, आज का हम लोग का टॉपिक है अनाज। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग जो है देखेंगे, इसकी संरचना देखेंगे और इसके अंतर्गत आने वाले भोज्य पदार्थों मीन्स फूड स्टफ को देखेंगे। और लाइक दैट हम कहेंगे कि इसका जो प्रथम हमारा भोज्य पदार्थ होगा, जिसे हम लोग व्हीट या गेहूं के नाम से जानते हैं, उसे भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आज हम लोग का इससे हमेशा ये क्वेश्चन आता रहता है। तो देखते हैं हम लोग अपने अनाज के बारे में कि यहाँ पर अनाज हमारा क्या है और क्या कहाँ से आया हुआ है। लाइक दैट ये कहाँ से आया और इसका अनाज का जो नामकरण है वो कहाँ से मिला है। तो इस तरीके से पहले हम लोग थोड़ी सी जनरल नॉलेज इसका लेते हैं, इसके बाद हम लोग अनाज की संरचना को देखते हैं। लाइक दैट देखिए, अनाज को हम लोग इंग्लिश में अनाज को इंग्लिश में हम लोग सीरियल्स के नाम से जानते हैं। सीरियल्स 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 अनाज को हम लोग इंग्लिश में सीरियल्स कहते हैं। लाइक दैट ये हमारा जो सीरियल से इंग्लिश शब्द है, ये हम लोग कहेंगे यूनानी भाषा से लिया गया है। हम लोग कहेंगे कि ये हमारा यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से यूनानी भाषा से लिया गया है। यूनानी भाषा से लिया गया है। लाइक दैट ये यूनानी भाषा में इसको सीरीज हम लोग कहते थे। सीरीज सीरीज यूनानी भाषा में इसे सीरीज कहा गया। लाइक दैट ये सीरीज का हमारा प्रोसेस होता है कि यूनान में हमारी एक देवी थी, जिसे हम लोग खाद्यान्न और अनाजों की देवी कहते हैं, और उसी के नाम से हमारा ये सीरीज से सीरियल शब्द लिया गया है। लाइक दैट जो है देखिए, सीरीज सीरीज हम लोग कहेंगे यूनान की हम लोग कहेंगे यूनान की कौशल हम लोग कहेंगे यूनान की खाद्यान्न एवं कृषि आबलिक फसल हम लोग कहेंगे फसल की देवी फसल की देवी। अब इस पॉइंट्स को आप हमेशा याद रखेंगे कि ये हमारे क्या है, हम कहेंगे यूनान की खाद्यान्न एवं फसल की देवी को हम लोग सीरीज कहते थे। ऐसी सीरीज से ही इंग्लिश वर्जन लिया गया सीरियल से, जिसे हम लोग अनाज कहते हैं। तो लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम हो गया कि अनाज हमारा कहाँ से आया है, जो है कहाँ से है। ये हम लोग कहेंगे अनाज हमारा कहाँ से आया है। तो अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अनाज हमारा यूनान से आया है। लाइक दैट जो है जो सीरियल से शब्द हमारा इंग्लिश बना है, वो सीरीज मीन्स वहाँ की खाद्यान्न और फसल की देवी के तहत लिया गया है, क्योंकि वहाँ की देवी को सीरीज बोला जाता था, जो हमारे भोजन की सुरक्षा करती थी, या हम कहेंगे हमारे फसलों की सुरक्षा करती थी, उन्हें पूजा जाता था। तो इस तरीके से हमारा अनाज का प्रोसेस जो है आया लगभग 10,000 वर्ष पूर्व। कब आया जो है, हम लोग कहेंगे कि ये 10,000 वर्ष पूर्व 10,000 वर्ष पूर्व पूर्व आया। 10,000 पूर्व से ये हमारा आया हुआ है अनाज, पूर्व आया। तो इस तरीके से आपने अनाज का कुछ प्रोसेस आपने देखा यहाँ पर कि अनाज की प्रक्रिया क्या है। आइए, अनाज को हम लोग और भी नाम से जानते हैं कि अनाज को और क्या हम लोग कहते हैं। हम लोग अनाज को तृण धान्य भी बोलते हैं, जो है तृण धान्य भी कहा जाता है। देखिए, अनाज को हम लोग तृण धान्य भी कहते हैं। लाइक दैट इस अनाज के अंतर्गत हमें कई हमारे भोज्य पदार्थ आते हैं। लाइक दैट यहाँ मैं दिखाता हूँ। हम लोग कहेंगे अनाज के अंतर्गत हमारा गेहूं आएगा। हम कहेंगे चावल आएगा, चावल है, गेहूं चावल। हम कहेंगे ज्वार है, ज्वार। हम कहेंगे बाजरा भी है। हम कहेंगे रागी भी है। हम लोग कहेंगे जई भी है, जई। इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि अनाज के अंतर्गत हमारा गेहूं चावल ज्वार बाजरा रागी और जई,
ये सभी हमारे जो है क्या है, जो है भोज्य पदार्थ हमारे अनाज या हम कहेंगे तृण धान्य के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अनाज को हमारा हम लोग कहेंगे कि किस हमारे फैमिली में रखा गया है, तो यहीं से हम आपको दिखाते हैं अनाज को किस फैमिली के अंतर्गत रखा गया है। हम लोग कहेंगे अनाज की जो फैमिली होगी, हम लोग कहेंगे फैमिली इसकी जो होगी फैमिली फैमिली हम लोग कहेंगे अनाज की जो फैमिली होगी वो ग्रेमिनी होगी, जो ग्रेमिनी ग्रेमिनी फैमिली से लिया गया है। इसका अर्थ होता है ग्रेमिनी का हम लोग कहेंगे घास वर्ग, घास वर्ग मीन्स घास वर्ग मीन्स ग्रेमिनी से हमारा जो है ये अनाज लिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि हमारे अनाज का जो है जो वर्ग है, फैमिली है, वो कौन सी है, अनाज के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से हमारे भोज्य पदार्थ हैं। हम कहेंगे कि अनाज की हमारी उत्पत्ति किस देश से हुई है, अनाज की उत्पत्ति हमारी कब हुई है, इन सब की। तो लाइक दैट ये सभी तरीके के हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि अनाज से हमें मिल जाता है बेसिक पॉइंट से। अब आइए हम लोग अनाज की संरचना देखते हैं कि अनाज की कितनी संरचना होती है। आइए हम लोग देखते हैं अनाज की संरचना। अनाज की संरचना, अनाज की संरचना देखिए, हम लोग कहेंगे कि अनाज हमारा चाहे स्फेरिकल हो, कहेंगे सर्किल का हो, गोलाकार हो, इस तरीके से हमारा कोई भी प्रोसेस में हो सकता है, जो है या तो सिलिंड्रिकल होगा या स्फेरिकल होगा। तो अनाज की प्रक्रिया हम लोग कहेंगे कि अनाज हमारा एक हमारा क्या होता है, ये बीज होता है। अनाज हमारा क्या होता है, हम लोग कहेंगे सीड होता है, बीज होता है। मीन्स अनाज का हम लोग बीज खाते हैं, बीज खाते हैं, जो है बीज खाते हैं, बीज खाते हैं। इतना आप ध्यान रहे कि अनाज के हम लोग बीज खाते हैं। इस अनाज के हम लोग कहेंगे 3 भाग होते हैं। लाई इधर देखिए, इसके हम लोग कहेंगे 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। लाई इधर जो पहला हम लोग कहेंगे कि अनाज का हमारा जो पहला भाग होगा, इसे हम लोग ब्रेन कहेंगे, ब्रेन कहेंगे, ब्रेन ब्रेन या आब्लिक हम लोग कहेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प। तो देखिए ब्रेन ब्रेन आब्लिक पेरिकार्प, ये आपका क्वेश्चन पेरिकार्प अभी आ चुका है 2021 से टीटी के एग्जाम में, आपका यही पेरिकार्प दिया हुआ है, आया हुआ कि अनाज की बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। तो हम लोग ये तो ब्रेन कहेंगे या पेरिकार्प कहेंगे। लाइक दैट दूसरा हम लोग कहेंगे कि इंडोस्पर्म होगा, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म या हम इसे हिंदी में कहेंगे भ्रूणपोष भी इसे कहा जाता है, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष, भ्रूणपोष। लाइक दैट आइए तीसरा हम लोग कहेंगे, इसे हम लोग इम्ब्रियो कहेंगे, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो कहेंगे, इम्ब्रियो। लाइक दैट इसे इम्ब्रियो को हम लोग जो है जर्म सेल भी कहते हैं, इसे जर्म सेल, जर्म सेल, देखिए जर्म सेल भी इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको मालूम हुआ कि अनाज का खाने वाला भाग हमारा क्या होता है, सीड होता है, बीज। लाइक दैट हम लोग इसे सीड इंग्लिश में बोलते हैं, सीड, सीड कहा जाता है। अब हम लोग कहेंगे कि सीड के हमारा कोई भी सीड होगा, इसके हम लोग कहेंगे 3 भाग होते हैं। लाइक दैट तीनों भाग यहाँ पर हमने दिखाया है। तो इस तरीके से आइए हम लोग कहेंगे कि ये वाय भाग होता है, इसे हम लोग जो कहेंगे ये वाय भाग होता है, वाय भाग ये होगा हमारा। और हम कहेंगे मध्य भाग होगा, ये मध्य भाग होगा, मध्य भाग होगा ये। और इसे हम लोग कहेंगे अंतः भाग होगा, इसे हम लोग कहेंगे ये अंतः भाग होगा। अब आइए इस तरीके से हम लोग ने जो है इसके तीनों भागों को देख लिया। अब तीनों भागों के बारे में अलग अलग से हम लोग पढ़ते हैं। लाइक दैट एक हम फिगर भी बनाते हैं, उस फिगर के माध्यम से इन तीनों भागों को हम लोग देखते हैं। आइए लाइक दैट जैसे हमारा ब्रेन आब्लिक पेरिकार्प, हम लोग कहेंगे पहला हमारा जो भाग है वाय भाग, हम लोग ब्रेन कहेंगे, ब्रेन आब्लिक पेरिकार्प, पेरिकार्प, ब्रेन या पेरिकार्प। अब आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं अनाज का लाइक दैट हम लोग 2 सिस्टम में देख सकते हैं। एक तरीके का हमारा ये सिलेंड्रिकल का पोर्शन में हम लोग देखते हैं इस तरीके का, या हम लोग दूसरा पॉइंट्स के तहत हम लोग इस तरीके का सिस्टम में देखते हैं। या अनाज हमारा 2 रूपों में होगा, इसे हम लोग स्फेरिकल बोलेंगे, स्फेरिकल, स्फेरिकल,
स्फेरिकल, और इसे हम लोग कहेंगे सर्किल, गोलाकार, मीन्स हम कहेंगे गोलाकार, गोलाकार। और दूसरा हम लोग कहेंगे सिलिंड्रिकल या बेलनाकार, बेलनाकार। दो रूप होंगे हमारे अनाज के, दो रूपों में होगी इसकी संरचना हमारी, हम लोग कहेंगे अनाज की संरचना, अनाज की संरचना आप ऐसे समझ सकते हैं, अनाज का आकार, अनाज का आकार हमारा दो रूपों में होगा, या तो हमारा स्फेरिकल होगा या बेलनाकार होगा। तो आइए इस तरीके से हम लोग जो है देखते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है ये क्या होता है, जो हम कहेंगे ब्रेन मीन्स भूसी होता है, ब्रेन मीन्स हम लोग कहेंगे भूसी होता है, भूसी, ब्रेन मीन्स भूसी होगा। और पेरिकार्प मीन्स हम लोग कहेंगे परत होता है, जो है हम लोग कहेंगे परत होती है, पेरिकार्प हमारी परत होती है। तो इस तरीके से हम लोग जो है लाइक दैट जो है जो ब्रेन की प्रोसेस हम लोग देखते हैं, तो चावल में हमारा जो चीजें वाय भाग मिलती है वो हमारी ब्रेन की होती है, और जबकि जो हमारा गेहूं होगा उसे हम लोग कहेंगे गेहूं की जो वाय लेयर होती है वो हमारी पेरिकार्प की होती है, जो है ब्रेन की नहीं होती। तो इस तरीके से आइए हम लोग पेरिकार्प या ब्रेन का हम लोग जो है देखते हैं इसके कितने भाग होते हैं, जो है तो इसका हम लोग देखते हैं इसके भाग कितने होते हैं। तो आइए इस तरीके से इसके भाग को हम लोग काउंट करते हैं कि पेरिकार्प के कितने भाग होते हैं। लाइक दैट हमें मालूम है कि ये वाय भाग होता है हमारा, तो इसके तहत हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारा ब्रेन के इसके हम लोग कहेंगे चार भाग होते हैं, भाग इसके चार होते हैं, चार भाग होते हैं। आइए चारों भागों को हम लोग देखते हैं। एट फर्स्ट जो है पहला भाग के तहत हम लोग कहेंगे एपिडर्मिस होगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरा भाग हम लोग कहेंगे हाइपोडर्मिस, 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 एपिडर्मिस, दूसरा हाइपोडर्मिस। तीसरा हम लोग कहेंगे क्रॉस लेयर, क्रॉस लेयर, क्रॉस लेयर। और चौथा पॉइंट हम लोग इसका कहेंगे जो है सीड कोट, चौथा पॉइंट हमारा होगा सीड कोट, सीड कोट। इस सीड कोड को हम लोग, ये भी हमारा पूछा गया है, तो इस सीड कोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या हम कहेंगे इसे टेस्टा के नाम से जानते हैं, टेस्टा, टेस्टा। देखिए सीड कोड को हम लोग टेस्टा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट्स है, एट फर्स्ट हम लोग कहेंगे कि पेरिकार्प या ब्रेन का ये फर्स्ट भाग, ये हमारा फर्स्ट प्रथम लेयर होगी, ये द्वितीय होगी हमारी, और ये हम कहेंगे तृतीय होगी। और इसके बाद पेरिकार्प के से जुड़ी हुई हमारी ये चौथी होगी, ये पेरिकार्प से जुड़ी होगी, हम लोग कहेंगे कि हमारा ये इंडोस्पर्म, हम कहेंगे कि इंडोस्पर्म से जुड़ी होगी, इसे हम लोग कहेंगे कि इंडोस्पर्म से जुड़ी होगी, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म से जुड़ी होगी, जुड़ी होगी, इंडोस्पर्म से जुड़े। अब ये अगर पूछता है जो है कि हम लोग कहेंगे कि सीड कोड का क्या नाम होता है, तो सीड कोड का कोई भी हमारा सीड होगा जो अनाज का होगा, उस अनाज के किसी भी, चाहे हमारा रागी के ही क्यों न हो, जई क्यों न हो, ज्वार बाजरा मक्का क्यों न हो, इन सभी का हमारा जो सीड कोड बोला जाएगा, उस सीड कोड का मतलब हम लोग कहें सीड कोड को हम लोग टेस्टा के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो टेस्टा हमारा होता है जो है हम कहेंगे सिंगल भी होता है, डबल भी होता है। लाइक दैट टेस्टा हमारा हम लोग कहेंगे कि टेस्टा हमारा दो रूपों में होगा, सिंगल भी होगा, सिंगल भी होगा, और डबल के फॉर्म में भी होगा, डबल भी होगा। अब लाइक दैट सिंगल हमारा गेहूं में पाया जाता है, गेहूं में हमारा ये टेस्टा सिंगल होता है। और हम कहेंगे कि इसके अलावा हमारे जो भी हमारे यहाँ पर भोज्य पदार्थ होंगे, आल आल हमारे सीरियल्स में क्या होगा, डबल हमारे टेस्टा पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा पेरिकार्प, ये पेरिकार्प, अब देखिए ये पेरिकार्प की प्रक्रिया हमारी यहाँ से टोटल चल रही है, मीन्स आप पेरिकार्प कह सकते हैं कि चार भाग होते हैं। पेरिकार्प जो लेयर हमारी होती है चार उप लेयरों से मिलकर के बनी होती है। लाइक दैट जो है हम कहेंगे कि जो ब्रेन की प्रक्रिया होती है, ये मेनली ब्रेन भूसी का प्रोसेस हमारा जो आता है, ये हमारा हम कहेंगे चावल के तहत आता है, चावल के तहत आता है। चावल चावल के वाय भाग का हमारा जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेन की होती है। इसके बाद हम कहेंगे कि हमारी पेरिकार्प की होती है। मीन्स ब्रेन को अगर चावल से हटा दिया जाए तो हम लोग कहेंगे चावल के ऊपर एक सफेद रंग की परत पाई जाती है, जिसे हम लोग जो है पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। वो पेरिकार्प हमारी चार
सब यूनिट के द्वारा जो है बनी होती है, जिसे हम लोग जो है सबसे हम कहेंगे कि सबसे जो फर्स्ट उसमें होगी वो एपिडर्मिस होगी, दूसरा हाइपोडर्मिस होगी, तीसरा क्रॉस लेयर होगी और चौथा हमारा सीड कोट या हम कहेंगे टेस्टा होगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा पेरिकार्प के तहत जो वाय प्रक्रिया हमारी थी अनाज की, वो हमारी इस तरीके से कंप्लीट होती है। इसमें कुछ और पॉइंट से हम दिखाते हैं आपको लाइक दैट, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये हमारी किसकी बनी होती है। जो है हम कहेंगे कि हमारा ये सभी पोर्शन जो है, ये सभी पोर्शन हमारे जो है किसके बने होते हैं। हम लोग कहेंगे वो सीड कोट हो या क्रॉस लेयर हो या हाइपोडर्मिस हो या एपिडर्मिस हो, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? हम लोग कहेंगे सेलुलोज। सेलुलोज सेलुलोज की प्रधानता होती है, की प्रधानता, प्रधानता सेलुलोज की प्रधानता होती है। आप समझ गए होंगे सेलुलोज हमारा क्या होता है, रफेज होते हैं। सेलुलोज हमारा भोजन के प्रोसेस में हम लोग इसको रफेज कहते हैं या हम लोग कहेंगे रेशे होते हैं। मीन्स इन सभी का हमारा ये पेरिकार्प बना होता है। आइए अब इसके दूसरे पोर्शन को हम लोग देखते हैं। लाइक दैट आप अच्छे से इसे देख सकते हैं, हमारा ब्रेन या पेरिकार्प। आगे दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म या इसे हम लोग भ्रूण पोष कहेंगे, भ्रूण पोष, भ्रूण पोष। अब देखिए हमारी बातें आती है भ्रूण पोष का। हम लोग कहेंगे अनाज का खाने योग्य भाग हमारा क्या होता है? भ्रूण पोष होता है। ये किसका बना होता है? जो है हम कहेंगे अनाज का खाने योग्य भाग। इस तरीके से देखिए हम लोग कहेंगे कि ये हमारा जो इंडोस्पर्म है, इसको हम लोग यहाँ पर एक एक पॉइंट्स के रूप में जो है ऐसे करके देख लेंगे तो हमें इजीली हो जाएगा, हम अच्छे से इसको समझ जाएंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि अनाज का खाने योग्य भाग है ये, अनाज का, अनाज का खाने योग्य भाग, खाने योग्य योग्य भाग है, खाने योग्य भाग है। लाइक दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि और इसमें क्या मिलेगा। हम लोग कहेंगे कि स्टार्च और प्रोटीन, सबसे अधिक इसमें स्टार्च पाया जाता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक स्टार्च पाया जाता है, स्टार्च, स्टार्च पाया जाता है, पाया जाता है। और अन्य में हम लोग कहेंगे प्रोटीन भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, स्टार्च, प्रोटीन। हम कहेंगे कि इसमें हमारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, वसा भी पाई जाती है, मिनरल्स भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाया जाता है, मिनरल्स, मिनरल। अभी हम सब दिखाएंगे, सभी को दिखाएंगे। हमारा प्रोटीन, वसा, मिनरल, हम लोग कहेंगे कि विटामिन भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है इसमें। और लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा संपूर्ण अनाज का, हम कहेंगे कि संपूर्ण अनाज का कितना भाग होता है, तो हम कहेंगे संपूर्ण अनाज का, अनाज का, अनाज का 52% भाग होता है, 52% भाग होता है, ये हमारा भाग होता है। और लाइक दैट इस पर एक लेयर होती है, एक परत होती है, परत, इस पर एक परत होती है, एक परत होती है, एक परत, एक परत द्वारा ढका होता है, द्वारा ढका होता है, ढका होता है, ढका होता है। इस परत का नाम होता है हमारा एल्यूरान। इस परत को हम लोग एल्यूरान कहेंगे, एल्यूरान, एल्यूरान। देखिए इस परत को हम लोग एल्यूरान के नाम से जानते हैं, एल्यूरान। अब देखिए ये हमारी एक परत से ढका होता है जिसे हम लोग एल्यूरान कहते हैं। एल्यूरान का जो हमारा मान होता है, हम कहेंगे कि ये संपूर्ण अनाज का 4% होता है। ये 4% भाग हमारा एल्यूरान का होता है। इस परत में हम लोग कहेंगे विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन, हम कहेंगे विटामिन B1। एल्यूरान परत हमारी होती है जिसमें विटामिन B1 पाया जाता है। इसके अलावा हम लोग कहेंगे फास्फोरस पाया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस पाया जाता है। और ये फास्फोरस भी हमारा फाइटिक एसिड के रूप में होता है, फाइटिक, फाइटिक एसिड के रूप में, फाइटिक एसिड के रूप में, फाइटिक एसिड के रूप में, फाइटिक, फास्फोरस फाइटिक एसिड के रूप में पाया जाता है। लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे कि इसमें जो एन्यूरान होती है, ये हमारी जो परत है, हम लोग कहेंगे गेहूं में एक परत होती है, गेहूं में, गेहूं में
एक परत होती है इसकी, एक परत होती है, गेहूं में एक परत होती है इसकी। लाइटर जो हम लोग कहेंगे कि हमारी इसमें एल्यूरान की एक या अनेक परतें होती हैं जो है इंडोस्पर्म के ऊपर। लाइटर गेहूं में हमारी केवल एक परत होती है, बाकी अन्य अनाजों में हमारी एक से अधिक हमारी क्या होती है, एल्यूरान की परतें पाई जाती हैं। ये सभी हमारे अनाजों में 4% भाग हमारे होती हैं। आइए इस तरीके से आपने इंडोस्पर्म का प्रोसेस देखा कि इंडोस्पर्म के तहत क्या क्या चीजें मिला। अब फाइटिक एसिड हम लोग को मालूम है कि ये फाइटिक एसिड हमारे लिए हानिकारक होता है। फाइटिक एसिड क्या होता है, ये हानि, डाइजेशन इसका अच्छे से नहीं होता, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये टॉक्सिन का रूप भी लेने लगता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि हमारा भ्रूणपोष इंडोस्पर्म हमारा किस चीज का बना होता है। लाइक दैट जो है हम लोग को मालूम है कि अनाज खाने योग्य भाग क्या होता है। क्वेश्चन पैटर्न अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन पैटर्न मिलेगा कि अनाज का खाने योग्य भाग हमारा इंडोस्पर्म होता है। हम कहेंगे सबसे अधिक इंडोस्पर्म में क्या पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सबसे अधिक इंडोस्पर्म में स्टार्च पाया जाता है। इसके अलावा प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, विटामिन भी पाए जाते हैं। आज संपूर्ण अनाज का कितना प्रतिशत ये होता है हमारा इंडोस्पर्म, हम कहें संपूर्ण अनाज का 52% भाग होता है। इसके बाद हम कहेंगे कि एक परत द्वारा ढका होता है, इस परत को हम लोग एल्यूरान कहते हैं। गेहूं में एल्यूरान की केवल एक परत पाई जाती है, बाकी अन्य अनाजों में अनेक एल्यूरान की परतें पाई जाती हैं। लाइक दैट यहाँ पर हम कहेंगे इसमें विटामिन एल्यूरान जो हमारी लेयर होती है, इसमें विटामिन B1 पाया जाता है और फास्फोरस मिनरल पाया जाता है। ये फास्फोरस मिनरल हमारा फाइटिक एसिड के रूप में होता है जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि अनाज का हमारा दूसरा जो भाग रहा वो हमारा इंडोस्पर्म रहा, या आप कह सकते हैं एल्यूरान लेयर रही। आगे तीसरा हम लोग कहेंगे इम्ब्रियो, देखेंगे इम्ब्रियो। इम्ब्रियो लाइक दैट इसे आप भ्रूण कहते हैं हिंदी में, या इसे हम लोग जो है बोलेंगे जर्म सेल। जर्म सेल, जर्म सेल भी कहा जाता है, जर्म सेल। अब यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि ये हमारा कहाँ पाया जाता है, हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म के भीतर पाया जाता है। हम लोग क्या कहेंगे, आइए इसको भी इसी प्रोसेस में हम दिखाते हैं आपको, लाइक दैट इजिली हो जाएगा हमारे हिसाब से, आप देख लेंगे। हम लोग कहेंगे पाया जाता है, ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है, ये हम लोग कहेंगे इंडोस्पर्म में पाया जाता है। इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म, ये इंडोस्पर्म में हमारा पाया जाता है। लाइदर जो है इंडोस्पर्म में ये किसके साथ जुड़ा होता है, स्कुलेटम द्वारा, इंडोस्पर्म में स्कुलेटम द्वारा जुड़ा होता है। हम कहेंगे इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में इसको हम कहेंगे इंडोस्पर्म में, इंडोस्पर्म में स्कुटेलम, स्कुटेलम, स्कुटेलम द्वारा जुड़ा होता है, द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, स्कुटेलम द्वारा जुड़ा होता है, जुड़ा होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कहेंगे कि ये हमारा रिचेस्ट होता है, जो है ये रिचेस्ट है, ये हमारा इसमें क्या पाया जाता है, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे फास्फोरस, हम कहेंगे सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक पाया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए ये इंडोस्पर्म में सबसे अधिक पाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे कि लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि इसमें विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पाया जाएगा। और मिनरल्स की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर फास्फोरस पाया जाएगा, फास्फोरस, इसे पी, लाइक दैट हम लोग फास्फोरस को पी से शो करते हैं। हम कहेंगे मिनरल में सबसे अधिक यहाँ पर फास्फोरस पाया जाएगा, फास्फोरस। अब इसके अलावा भी हम लोग कहेंगे कि हम लोग इसमें वसा भी पाई जाती है, वसा भी, फैट्स भी पाया जाता है। और इसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसमें भी, इसके भी हमारे जो है 3 पार्ट्स होते हैं, इसके हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, जो है 3 भाग, इम्ब्रियो के 3 भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं। आइए तीनों भाग का हम दिखाते हैं कि इसके 3 भाग कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 भाग के प्रोसेस में हम लोग काउंट्स करेंगे इसको 1 2 3 के हिसाब से। लाइक दैट पहला हम कहेंगे प्लूमूल, प्लू, हम कहेंगे प्लूमूल,
फ्लू फ्लूमूल फ्लूमूल पहला भाग इसका प्लूमूल का होता है, दूसरा भाग हम लोग कहेंगे स्कुटेलम का होता है, स्कुटेलम स्कुटेलम जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है स्कुटेलम। और तीसरा भाग हम लोग कहेंगे रेडिकल का होता है, रेडिकल रेडिकल रेडिकल। अब इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि प्लूमूल, मूल मीन से जड़ होता है जो है, तो प्लू प्राथमिक इसकी जो हमारी प्रक्रिया होगी उसे हम लोग प्लूमूल कहेंगे। और रेडिकल हमारा इसका अग्रभाग होता है, और जो स्कुटेलम होता है ये हम लोग कहेंगे कि हमारा मध्य भाग। तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रथम भाग होता है, ये प्रथम भाग होगा, इसका प्रथम भाग होगा। ये मध्य भाग होगा, हमारा मध्य भाग इसके द्वारा जुड़ा रहता है। और इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा अंतःभाग होगा, जो है अंतःभाग अंतःभाग। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि इम्ब्रियो मीन्स हम लोग कहेंगे जर्म सेल, लाइक दैट आपको यहाँ पर मिलता है। इम्ब्रियो मीन्स जर्म सेल हमारी क्या है, कहाँ पाई जाती है जर्म सेल हमारी, इसे भी हम लोग ने काउंट कर लिया। लाइक दैट जो है हमें मालूम हो गया कि हमारा इम्ब्रियो इंडोस्पर्म में पाया जाता है। हम लोग कहेंगे कि कहाँ पाया गया, तो आप देखिए इसे हम लोग कहेंगे कि हमारा इंडोस्पर्म में पाया जाता है। और हम कहेंगे इंडोस्पर्म में स्कुटेलम द्वारा इंडोस्पर्म में जुड़ा होता है। एम्ब्रियो में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, हम कहेंगे एम्ब्रियो में सबसे अधिक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पाई जाती है, और मिनरल में फास्फोरस पाया जाता है, और इसके अलावा इसमें फैट भी पाई जाती है। फिर हम कहेंगे कि इसके 3 भाग होते हैं एम्ब्रियो के। जैसे हम लोग कहेंगे पहला हमारा भाग प्लूमूल का होगा, दूसरा स्कुटेलम का होगा, और तीसरा हमारा रेडिकल्स का होगा। तो इस तरीके से अनाज की आपने संरचना देख लिया है। अब आइए हम लोग जो है अपना इसका एक पहला जो हमारा सीरियल है, लाइक दैट फर्स्ट सीरियल हमारा इसका गेहूं होता है। तो आइए गेहूं की बातें हम लोग करते हैं, गेहूं को देखते हैं, इसके बाद आपकी टॉपिक आज के समाप्त होंगे। लाइक दैट हम लोग कहेंगे गेहूं। तो देखिए गेहूं की बातें हम लोग करते हैं। गेहूं गेहूं को इंग्लिश में आपको मालूम ही है कि आप गेहूं को व्हीट बोलते हैं, व्हीट। गेहूं को क्या कहा जाता है, व्हीट कहा जाता है। तो इस तरीके से गेहूं का प्रोसेस में हम लोग देखते हैं कि गेहूं की हमारा जो है फैमिली क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है। हम लोग पहले कहेंगे वैज्ञानिक नाम इसका, देखते हैं इसका वैज्ञानिक नाम गेहूं का वैज्ञानिक 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 नाम देखेंगे। इसके बाद इसकी फैमिली देखते हैं, फैमिली देखेंगे। तो देखिए वैज्ञानिक नाम हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इस वैज्ञानिक नाम क्या होगा, लाइक दैट जो है बहुत ही अच्छा इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको हम दिखाते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। देखिए ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिवम एस्टिवम ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए वैज्ञानिक नाम है गेहूं का। लाइक दैट रोटी का भी वैज्ञानिक नाम है ये, रोटी का भी वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम रोटी का भी वैज्ञानिक नाम है, ये नाम है मीन्स ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम हमारा वैज्ञानिक नाम है। गेहूं का भी हम कहेंगे, और हम कहेंगे रोटी का भी यही हमारा वैज्ञानिक नाम है। लाइक दैट इसके हम लोग जो है फैमिली को देखते हैं कि किस फैमिली से है। तो आइए इसका हम लोग फैमिली देखते हैं जो है। देखिए हम लोग कहेंगे कि इसकी जो फैमिली है वो ग्रेमिनी फैमिली है, ग्रेमिनी। हम कहेंगे ग्रेमिनी, ग्रेमिनी। इसे हम लोग कहेंगे ग्रेमिनी फैमिली का हमारा गेहूं हमारा ग्रेमिनी फैमिली का है, या हम कहेंगे पोएसी, आप लिख हम लोग कहेंगे पोएसी, पोएसी फैमिली का है। अब इस तरीके से आपने गेहूं का देख लिया। और सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक उत्पादन, सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक उत्पादन, उत्पादन सबसे अधिक इसका उत्पादन हम लोग कहेंगे चीन में होता है, चीन में होता है, चाइना में होता है। लाइक दैट जो देखिए हमारा गेहूं का प्रोसेस हम लोग को मालूम हुआ यहाँ पर कि गेहूं का हमारा वैज्ञानिक नाम क्या होगा। फिर हम कहेंगे कि गेहूं का हमारा किस फैमिली से गेहूं हमारा बिलोंग करता है। फिर हम कहेंगे सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे चीन में होता है।
आइए अगला स्टेप हम लोग देखते हैं इसका, गेहूं का। लाइक दैट हम कहेंगे कि इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेगी। हम कहेंगे गेहूं को हम लोग जो है प्रकार में देखते हैं कि गेहूं हमारा कितने प्रकार का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं गेहूं के प्रकार। गेहूं के प्रकार, गेहूं के प्रकार, इसे आप सभी लोग जानते हैं। गेहूं हमारा मेनली दो प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लाइक दैट। आइए हम लोग पहला देखते हैं, जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारा हिट्रियस, हिट्रियस, हम लोग कहेंगे हिट्रियस, हिट्रियस गेहूं। एक हमारा हिट्रियस गेहूं होगा और दूसरा हम लोग कहेंगे मियली। दूसरा हम लोग कहेगा मियली, मियली गेहूं। हेट्रियस और मियली गेहूं, ये दो हमारे गेहूं के प्रकार हैं। हम लोग कहेंगे कि हेट्रियस और मियली गेहूं हमारे दो दो ही प्रकार के हमारे गेहूं होते हैं। और दोनों में अंतर देखिए, हम लोग कहेंगे इसकी जो विशेषता है, इसकी विशेषता आप जान लीजिए। विशेषता, विशेषता हम लोग कहेंगे कि ये हमारा मोटा होता है, मोटा होता है। हम लोग कहेंगे कि कड़ा होता है, कड़ा होता है। हम लोग कहेंगे बड़ा होता है, बड़ा होता है। मोटा भी होगा, कड़ा भी होगा और हम कहेंगे बड़ा भी होगा। जबकि हम लोग कहेंगे कि इसकी सामान्य साइज होती है, सामान्य, सामान्य आकार होता है, सामान्य आकार होता है। हम लोग कहेंगे कि ये छोटा होगा, लाइक इसकी विशेषता ये होगी कि ये छोटा होगा। हम कहेंगे छोटा होगा। हम लोग कहेंगे कि कड़ा न होकर के नरम होगा, नरम होगा। और इसके बाद हम कहेंगे मोटा न होकर के पतला होगा, पतला होगा ये। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा हिट्रियस गेहूं और हम लोग कहेंगे मियली गेहूं, दोनों का हमारा यूजेस क्या है जो है। तो हम लोग कहेंगे कि जो हिट्रियस गेहूं होता है, इसका मैदा बनाया जाता है। इसका हम लोग कहेंगे कि इसको हम लोग आते हैं हिट्रियस गेहूं अपना देखते हैं। हिट्रियस गेहूं, हिट्रियस, हिट्रियस गेहूं, हिट्रियस गेहूं। देखिए हम लोग कहेंगे इसका मैदा बनाया जाता है। इससे हम लोग क्या करते हैं, मैदा बनाते हैं, मैदा बनाते हैं। अब मैदा किसका बनता है, हम लोग कहेंगे कि इंडोस्पर्म, सिर्फ इंडोस्पर्म से बनता है। सिर्फ 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 इंडोस्पर्म से बनता है, इंडोस्पर्म, सिर्फ इंडोस्पर्म से बनता है। इंडोस्पर्म मिस इंडोस्पर्म को हम लोग कहेंगे, ब्रेन को और इम्ब्रियो को हम लोग क्या करेंगे, इस गेहूं से बाहर कर देंगे। और इसके इंडोस्पर्म को अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, पिसाई करेंगे। और इससे हम लोग जो है क्या करेंगे, मैदा तैयार करेंगे। अब इस मैदे से क्या क्या बनेगा जो है, मैदे से हमारा जो है भोजन, भोज्य पदार्थ, भोजन, मैदे से जो हमारा भोजन बनेगा, वो देखिए क्या क्या हमारा मैदे से भोजन बनता है। तो हम लोग कहेंगे मैदे से हमारा कई चीजें बनती हैं। लाइक दैट जो हम आपको दिखाते हैं कि मैदे से क्या क्या बनाया जाता है। तो देखिए मैदे से हम लोग कहेंगे कि यहाँ से दलिया बनाई जाती है। हम लोग कहेंगे कि मैदे से दलिया बनाई जाएगी, दलिया, दलिया हमारी इसी से बनाई जाती है जो है। हम लोग कहेंगे लाइक दैट जो है हिट्रियस गेहूं से हमारा भोजन के प्रोसेस में दलिया हमारे मिलेगी, दलिया। अब यह है कि इसे हम लोग अभी ग्राइंडिंग नहीं करेंगे, मैदा के साथ ना हो करके हम लोग हिट्रियस गेहूं के अंतर्गत लेंगे, इसका दलिया बनेगा। फिर हम लोग कहेंगे सूजी बनेगा, सूजी, 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 इसे माइक्रोनी भी कहा जाता है, माइक्रोनी। हम लोग कहेंगे माइक्रोनी, सूजी को इंग्लिश में माइक्रोनी कहा जाता है, माइक्रोनी। तो देखिए सूजी मीन्स माइक्रोनी भी बनेगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि यहां से हमारा और तमाम चीजें हमारी हैं। हम लोग कहेंगे कि मैदा ऑलवेज आप समझी गए हैं कि मैदा भी इसी का बनता है, मैदा भी बनेगा। फिर हम लोग कहेंगे कि यहाँ से हमारा ब्रेड बनेगा, ब्रेड, ब्रेड भी हमारा इसी का बनता है। फिर हम लोग कहेंगे बिस्कुट भी बनेगा, बिस्कुट बनेगा, बिस्कुट बनेगा, ब्रेड, बिस्कुट। लाइक दैट हम लोग कहेंगे केक भी इसी से बनेगा, केक भी इसी का बनाया जाता है, हिट्रियस गेहूं से। और इसके बाद हम कहेंगे बेकरी के सामान भी बनाए जाते हैं, बेकरी के सामान, बेकरी के सामान।
बेकरी के सामान। इस तरीके से हम लोग को मालूम हुआ कि यहाँ पर हम लोग जो हमारा यहाँ पर हिट्टियस गेहूं जो है, हिट्टियस गेहूं से क्या क्या हमारा बनाया जाता है, तो हम लोग कहेंगे हिट्टियस गेहूं हमारा मोटा होता है, हम लोग कहेंगे कड़ा होता है। लाइदर जो है हम लोग कहेंगे कि इसे हम लोग कई खंडों में काट लेते हैं। दलिया मीन छोटे छोटे भाग, गेहूं के छोटे छोटे भाग, गेहूं के छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे भाग, छोटे छोटे भाग किया जाता है, जिसे हम लोग दलिया कहते हैं। लाइदर सूजी आप जान ही रहे हैं, मैक्रोनी भी बनेगा, फिर हम कहेंगे इससे मैदा भी बनेगा। मैदा लाइदर जो हम लोग क्या करेंगे, मैदा बनाएंगे, सिर्फ इंडोस्पर्म्स का बना होता है। मैदा किसका बना होता है, आपको याद होना चाहिए कि हमें मैदे की बात अगर आती है कि मैदा हमारा किसका बना होता है, तो हम लोग काउंट करेंगे मैदा सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडोस्पर्म का बना होता है। मीन्स हम ब्राइन या पेरिकार्प को बाहर निकाल देंगे और हम इम्ब्रियो को, जर्म सेल को भी बाहर निकाल देंगे। सिर्फ हमारा जो इंडोस्पर्म होगा 52%, उसी को हम लोग जो है क्या करेंगे, महीन ग्राइंडिंग करेंगे और उससे हमारा बनेगा मैदा। लाइक देखिए हम लोग कहेंगे ब्रेड भी बनेगा, बिस्कुट बनेगा, केक बनेगा और बेकरी के सामान बनेंगे। ये हमारा हिट्रियस गेहूं। लाइक दैट हमारा दूसरा आता है मियली। मियली के प्रोसेस में हम लोग कहते हैं कि रोटी बनती है, जिसे हम लोग चपाती भी कहते हैं। जो है रोटी का दूसरा नाम ही हमारा क्या होता है, जो है चपाती होता है। तो इस तरह से आइए दूसरा हम लोग देखते हैं अपना जो है मियली गेहूं। देखिए मियली, मियली गेहूं, मियली गेहूं। अब देखिए मियली के प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि मियली गेहूं हमारा जो है क्या होता है, इससे हम लोग कहते हैं कि इससे हमारी रोटी बनती है, रोटी, इससे रोटी बनाई जाती है, रोटी। लाइक रोटी का दूसरा नाम होता है चपाती, चपाती। आइए और भी इसके नाम है, चपाती भी है, एक एक नाम और भी है, हम दे देते हैं आपको। लाइक दैट हमें उम्मीद है कि होगा मेरे पास। देखिए चपाती या हम लोग कहेंगे फुल्का भी कहा जाता है, फुल्का, फुल्का, फुल्का भी कहेंगे। लाइक दैट एक और नाम हम रोटी भी बोलेंगे, रोटी, रोटी। तो देखिए हम कहेंगे कि हमारा मियली गेहूं से हमारा क्या बनता है, रोटी बनती है। लाइक दैट हम कहेंगे इससे हमारा आटा बनता है, आटा, फ्लोर, फ्लोर, आटा। अब देखिए आटा के तहत जो है हम लोग जो है और भी अपने कई चीजें बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि हमारा मियली गेहूं का प्रयोग जो है हमारे रोटी बनाने में और आटा बनाने में, हम कहेंगे आटा बनेगा और हमारी रोटी बनेगी। तो इस तरीके से हमारा मियली गेहूं हमारा यहाँ पर इतना ही इसका प्रोसेस है। लाइक दैट जो अब हम लोग देखते हैं गेहूं के जो है पोषण मूल्य, मीन्स न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ व्हीट देखते हैं जो हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं गेहूं के, हमारा लास्ट पॉइंट होगा, हम लोग कहेंगे गेहूं के पोषक मूल्य, गेहूं के, गेहूं के पोषक मूल्य, पोषक मूल्य। अब देखिए गेहूं के पोषक मूल्य क्या होंगे जो है, तो लाइक दैट जो है गेहूं के कई पोषक मूल्य होते हैं। सभी गेहूं के पोषक मूल्यों को हम लोग क्या करते हैं, काउंट्स कर लेते हैं अपने इसी तरीके के ग्राफ के सिस्टम में। लाइक दैट आइए हम आपको दिखाते हैं, काफी इजली ढंग से आपका हो जाएगा। हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है, काउंट्स करेंगे हम लोग प्रोटीन। एट फर्स्ट हम लोग काउंट्स करेंगे अपना यहाँ पर प्रोटीन को। तो देखिए कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो हम लोग कहेंगे अपूर्ण प्रोटीन। गेहूं में अपूर्ण प्रोटीन पाई जाएगी, अपूर्ण प्रोटीन पाई जाएगी। इस अपूर्ण प्रोटीन के द्वारा हम लोग कहेंगे कौन सी प्रोटीन इसमें नहीं है, अपूर्ण है, मीन्स हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर हमारा लाइसिन और थ्रियोनिन अब्सेंट होती है। मीन्स हम कहेंगे लाइसिन, लाइसिन प्लस थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन अब्सेंट होती है। हम कहेंगे अब्सेंट होती है, अब्सेंट होती है। अब देखिए एक पॉइंट तो आपको मिला जो है कि अपूर्ण होती है, दूसरे के तहत हम कहेंगे कि हमारी जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है, ये दो प्रोटीन पाई जाती है, इनको मिलाकर के तीसरी बनाई जाती है, ग्लूटेलिन,
हम कहेंगे ग्लूटेलिन ग्लूटेलिन, और प्लस हम लोग कहेंगे कि हमारी पाई जाएगी ग्लाइडिन ग्लाइडिन ग्लाइडिन। इन दोनों के मिश्रण से हमारी एक प्रोटीन बनेगी जिसे आप जानते हैं ग्लूटीन। हम कहेंगे ग्लूटीन ग्लूटीन प्रोटीन ग्लूटीन। अब ये हम कहेंगे ग्लूटीन का जो मान होगा कितना होगा, हम कहेंगे 10 से 14%। 10 से 14% ये हमारी जो है प्रोटीन ग्लूटीन पाई जाती है। लाइक दैट हम कहेंगे सूजी और मैदा की भी बातें देख लेते हैं। सूजी में ये हमारी 4% पाई जाती है, 4% होती है, और हम कहेंगे मैदा में 10% होता है। मैदा में हमारी जो प्रोटीन होती है वो 10% होती है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपका जो पॉइंट्स रहा है, हम कहेंगे कि अपूर्ण प्रोटीन का हमारा प्रोसेस रहा है। दूसरा हम कहेंगे कि प्रोटीन कौन सी है, फिर सूजी, और हम कहेंगे मैदा। तो इस तरह से प्रोटीन के प्रोसेस में आपने देख लिया। लाइक दैट अब हम लोग देखते हैं कार्बोज। दूसरे स्टेप में हम लोग आते हैं कार्बोज का। कार्बोज देखिए, कार्बोज हम लोग कहेंगे अच्छा खासा होता है, 60 से लेकर के 80% कार्बोज इसमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे वसा कितनी पाई जाती है। वसा, तो वसा का प्रोसेस में हम लोग कहेंगे वसा बहुत कम पाई जाती है, 1.5 ग्राम प्रति 100 ग्राम। 100 ग्राम, 100 ग्राम गेहूं में 1.5 ग्राम हमारी क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। आइए विटामिन देखते हैं। हम लोग विटामिन देखते हैं कि कौन कौन से विटामिन पाई जाती है। तो हम लोग कहेंगे विटामिन बी वन और बी थ्री, दो विटामिन हमारा मेजर यहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि मैदा में ये विटामिन की बातें हम लोग कहेंगे मैदा में बी1 एब्सेंट होती है, विटामिन बी1 एब्सेंट होती है। एब्सेंट मैदे में कौन से विटामिन नहीं पाई जाती, तो हम लोग कहेंगे मैदा में विटामिन बी1 मीन्स थायमीन अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। आइए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो अंकुरित हमारा जो बीज होगा, अंकुरित बीज, अंकुरित 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 बीज, अंकुरित बीज में हम कहेंगे दो विटामिन पाई जाएगी। हम लोग कहेंगे विटामिन सी होगा और विटामिन हमारा ई होगा। ई हमारा सबसे अधिक होगा, विटामिन ई हमारी सबसे अधिक हमारे जर्म सेल में विटामिन ई पाई जाती है। मीन्स हम कहेंगे हमारा ये जर्म सेल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। लाइक दैट जो है, आइए हम लोग मिनरल्स देखते हैं। हमारा विटामिन हो गया, हम लोग कहेंगे मिनरल। देखिए मिनरल की बातें आती है तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम, फास्फोरस, और हम कहेंगे आयरन। कैल्शियम फास्फोरस, फास्फोरस, और हम कहेंगे आयरन। ये तीन हमारे मिनरल्स पाए जाते हैं जो है गेहूं में। लाइक दैट जो है, देखिए हम लोग कहेंगे कि अगर मैदा बनाया जाता है इससे, जो है अगर मैदा बनाया गया, लाइक दैट जो है, देखिए अगर बातें आई हमारी मैदा की, तो मैदा में हम लोग कहेंगे कि 50% मिनरल्स हमारे कम हो जाते हैं। लाइक दैट एक मिनरल हमारा और इसमें होना चाहिए, विटामिन नहीं सही हमारे तीन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कहेंगे अगर मैदा में मिनरल्स, मैदा में मिनरल प्लस विटामिन 50% कम हो जाते हैं 50% कम हो जाते हैं। लाइक दैट जो हम लोग इसे क्या करते हैं, इसे बढ़ाते हैं फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा, हम लोग इसे बढ़ाते हैं सप्लीमेंट्री प्रक्रिया द्वारा बढ़ाते हैं। लाइक दैट हम कहेंगे इनरिचमेंट प्रक्रिया द्वारा भी बढ़ाया जाता है। तो ये 50% जो कम हो रहा है, जो है इस 50% कम को हम लोग क्या करते हैं, जो है फोर्टिफिकेशन, प्रबलीकरण प्रक्रिया द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रबल करेंगे, मीन्स इसमें और एडिंग करेंगे, या हम कहेंगे इसे फर्मेंटेशन प्रक्रिया में ले जाएंगे, कुछ दिन इसको किण्वन प्रक्रिया में ले जाएंगे, इसके बाद जो कुछ दिन इसको रख देंगे, तो इसमें क्या होगा, फर्मेंटेशन प्रक्रिया होगी, जिससे हम लोग कहें प्रबलीकरण हो गया, या हम मिला दें इनरिचमेंट, मीन्स इसमें और पोषक तत्वों को जो है मिलाया जाता है। फिर हम कहेंगे सप्लीमेंट्री, मीन्स संपूरक, मीन्स इस तरीके का हमारा हम लोग कहेंगे प्रोटीन, कार्बोज, वसा,
विटामिन, मिनरल और हमारा मैदे के प्रोसेस के तहत ये सभी चीजें हमारे पोषक मूल्य निर्धारित करते हैं। तो मालूम हो गया कि गेहूं में सबसे अधिक हमारा क्या पाया गया, जो है हम लोग कहेंगे कार्बोज पाया गया। ये कार्बोज भी किस रूप में पाया जाता है, हम कहें कार्बोज स्टार्च के रूप में पाया जाता है। पहले हमने बता दिया है कि ये हमारा जो कार्बोज पाया गया है किस रूप में होगा, हम लोग कहेंगे स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है, ये हम कहेंगे स्टार्च के रूप में होता है। तो इस तरीके से आपको टोटली मालूम हो गया होगा कि सबसे कम गेहूं में क्या पाया जाता है, हम लोग कहेंगे सबसे कम हमारा ऑप्शनल के तहत हम लोग जाएंगे, हम लोग कहेंगे विटामिन और मिनरल सबसे कम पाए जाते हैं। लाइक दैट माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की गई जो है, मीन्स हम कहेंगे कि इसमें विटामिन सबसे कम पाया जाएगा। लाइक दैट फिर हम कहेंगे कार्बोज, प्रोटीन और वसा में बात की जाए तो हम लोग कहेंगे वसा इसमें सबसे कम पाई जाती है। तो इस तरीके से आज आपका जो है हम लोग कहेंगे कि अनाज की संरचना, अनाज का बेसिक नॉलेज कॉन्सेप्ट, या हम कहेंगे कि एक तरीके से जो भी हमारे मूल इसके तथ्य हैं उसको हम लोग ने देखा, और गेहूं को हम लोग ने अच्छे से देखा है। तो इस तरीके से इतने पॉइंट्स को आप याद रखिए। अपूर्ण प्रोटीन है, मीन्स गेहूं में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती, तो हम लोग कहेंगे कि देखिए गेहूं में हमारी लाइसिन और थ्रियोनिन प्रोटीन हमारी क्या होती है, अब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। ये दोनों हमारे जो है क्या है, लाइसिन और थ्रियोनिन अमीनो एसिड है। ये अमीनो एसिड भी कौन सा है, हम लोग कहेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड। मीन्स इसेंशियल अमीनो एसिड, दो इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं गेहूं में, कम होते हैं, जिसके कारण ये हमारी अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत आती है गेहूं। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पॉइंट से समाप्त होता है। कल हम लोग फिर अपने एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।